नमस्कार दोस्तों। आईएएस के 15 वर्षों के पेपर हैं, उनमें आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2014 वाले पेपर के। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए: गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। इनमें से कौन सी भाषा को क्लासिकल भाषाएं घोषित किया गया है? ये करंट का और पॉलिटी का दोनों मिक्स करके था उस टाइम पे। इसका आंसर है सी, कन्नड़ और तेलुगु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कोई प्रतिनिधित्व प्राक्कलन समिति में नहीं होता है, यानी कि इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो भी लोकसभाओं से सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा। और लोकसभा में सत्ताधारी पार्टी होती है तो निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होगा। प्राक्कलन समिति का काम क्या है? बजट में जो सम्मिलित प्राक्कलन हैं उनकी जांच करना, सार्वजनिक व्यय में किफ़ायत के लिए सुझाव देना और सतत किफ़ायत समिति के रूप में वर्णित करना। प्राक्कलन समिति स्वतंत्रता के पश्चात जॉन मथाई जो था उसकी सिफारिश पर 1950 में गठित की गई थी। जब इसका गठन किया गया था उस समय इसमें केवल 25 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1956 में इनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 30। और लोक लेखा समिति भी देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति का, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता। 1 वर्ष का कार्यकाल इन समितियों का होता है और अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस समिति का अध्यक्ष ऐसी परंपरा चली आ रही है जो विपक्षी दल से ही चुना जाता है। इसका काम क्या है? जो कैग होता है उसके वार्षिक जो प्रतिवेदन होते हैं उनकी जांच करना। विनियोग लेखाओं पर, वित्त लेखाओं पर, सार्वजनिक उद्यम, इनका भी लेखा परीक्षण लोक लेखा समिति करती है। कि ये क्यों करती है? ताकि जो अपव्यय है, क्षति है, भ्रष्टाचार है, असमता है और निरर्थक जो खर्चे हैं उनके मामलों को सामने लाए जा सके, इसलिए ये काम किए जाते हैं। इसके साथ अगली समिति है सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में 15 सदस्य होते हैं। इसका गठन 1964 में किया गया था कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। जो 15 सदस्य हैं उनमें से 10 तो लोकसभा से होंगे और 5 राज्यसभा से होंगे। जो 1974 था तब इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। जब 1964 में इस समिति का गठन किया गया था तब इसमें केवल 15 सदस्य थे, तो अब इसमें भी 22 हैं। लोक लेखा समिति में भी 22 हैं। प्राक्कलन में 30 है। 22 में से 15 लोकसभा है और 7 राज्यसभा से होंगे। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। इस प्रकार राज्यसभा सदस्य इस समिति के अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि लोकसभा सदस्यों में से ही इस समिति के जो समिति है उसके अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? ये 10वीं अनुसूची है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो 51वां अनुच्छेद है हमारा 51, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि के लिए इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 51 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में योजना से संबद्ध है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, संघीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, संघीय शहरी विकास मंत्रालय
या फिर संसद। इसमें है जो राष्ट्रीय विकास परिषद है और जो संसद है, यानी कि सी आंसर। वित्त आयोग अलग है, इसका गठन 360 के तहत किया जाता है अनुच्छेद में, तो ये अलग हो गया। तो ए को अगर हम एलिमिनेट भी करते हैं ए ऑप्शन को, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी। प्रधानमंत्री के नाम से नहीं की जाती, राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला सही। दूसरा गलत, पहला सही। अगला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। दोनों ही सही है। चलिए अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, किसी एक खास मंत्री के विरुद्ध नहीं। अगला है इसमें, यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन ये निंदा प्रस्ताव से किस प्रकार भिन्न है? निंदा प्रस्ताव है वो लोकसभा में इसे निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का अनिवार्य नहीं होता है। जो निंदा प्रस्ताव है वो किसी एक मंत्री या मंत्रियों का समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाएगा। और जो निंदा प्रस्ताव है वह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियां या कार्य के खिलाफ भी लाया जा सकता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं वो जो निर्णय लेने की है वो ये सब अधिकारिताएं आपको लक्ष्मीकांत से पढ़नी है, याद करनी है। इसमें आंसर है मूल अधिकारिता। राज्यों के बीच जो है वो मूल अधिकारिता है। और राज्यों के बीच ही जैसे नदी जल विवाद होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, उसमें प्राधिकरण बनाने पड़ते हैं। और दूसरे जो विवाद होते हैं राज्य या केंद्र राज्यों के बीच, उसमें फैसला देने की जो न्यायालय की शक्ति है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? ये भारत की संसद में है। किसमें है? संसद में। बहुत बहुत धन्यवाद।